लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह शक्ति, चुप्पी, तेल और एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। और अगर इसमें से आधी बातें भी सच हैं तो यह भारत की विदेश नीति को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। 4 मार्च की सुबह हिंद महासागर में श्रीलंका के गौल शहर से लगभग 40 नॉटिकल मील दूर एक ईरानी युद्धपोत अपने घर लौट रहा था। उसका नाम था अरिस्डेना। सिर्फ 2 हफ्ते पहले यही जहाज मिलान 2036 नामक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ था, जिसकी मेजबानी भारतीय नौसेना ने की थी। भारतीय नौसेना ने ईरानी दल का स्वागत ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप और यूनाइटेड थ्रू ओशंस जैसे हैशटैग के साथ किया था। विशाखापट्टनम में ईरानी नाविक भारतीय नौसैनिक अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे थे। 2 हफ्ते बाद उन्हीं में से 87 नाविक मृत थे। कथित रूप से एक अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी ने MK-48 टॉर्पीडो से हमला किया। कुछ ही सेकंड में जहाज हिंद महासागर में समा गया। 46 ईरानी सैनिक मारे गए। 33 बचे हुए सैनिकों को भारत ने नहीं बल्कि श्रीलंकाई नौसेना ने बचाया। और भारत ने कुछ नहीं कहा। बताया जाता है कि सत्तारूढ़ दल के एक आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया गया, नॉट आवर बिजनेस। यह सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। यह सवाल है कि क्या भारत की विदेश नीति धीरे धीरे सार्वजनिक रूप से और खतरनाक तरीके से कमजोर हो रही है। आइए जरा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध तेजी से फैल चुका है। तेहरान और ईरान के कई बड़े शहरों पर भारी बमबारी हुई है। रिपोर्टों के अनुसार 2000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने मध्य पूर्व के 9 देशों में स्थित 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। कई हमले रोके गए, लेकिन बहरीन, कुवैत और रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास के आसपास नुकसान की खबरें आईं। इजराइल में ईरानी हमलों से तेल अवीव की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। ईरान में अमेरिकी इजरायली हमलों में 1000 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। खाड़ी देशों में भी जानें गईं। फिर आया सबसे बड़ा झटका। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने हॉर्मुज जलमरू मध्य को बंद कर दिया, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल खपत का लगभग 20% इसी संकरे रास्ते से गुजरता है और यहीं से भारत की मुश्किलें शुरू होती हैं। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 55% मध्य पूर्व से आयात करता है। अगर हॉर्मुज बंद होता है तो सप्लाई चेन हिल जाती है, कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है। LPG सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। लेकिन अरिस्डेना की घटना और भी गहरे सवाल उठाती है। यह कोई दुश्मन जहाज नहीं था। यह अभी अभी भारत की मेजबानी में हुए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से लौटा था। भारतीय अधिकारियों ने इसका सार्वजनिक स्वागत किया था। फिर जब कथित तौर पर इसे हिंद महासागर में निशाना बनाया गया, जिसे भारत अक्सर अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है, तब चुप्पी क्यों? भारत लंबे समय से खुद को हिंद महासागर क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना को हिंद महासागर का संरक्षक बता चुके हैं। भारत ने खुद को क्षेत्रीय संकटों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में प्रस्तुत किया है। तो फिर ये चुप्पी क्या संदेश देती है? इतिहास देखें तो भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी थी। 1997 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से इसकी आलोचना की, जबकि सोवियत संघ भारत का सहयोगी था। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेना भेजने से इनकार कर दिया और एकतरफा सैन्य कार्रवाई की निंदा की। 2011 में लीबिया हस्तक्षेप के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में टकराव की नीति के खिलाफ भाषण दिया। भारत की आवाज संतुलित, स्वतंत्र और नैतिक मानी जाती थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह संतुलन बदल गया है। जब ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला किया, भारत ने उसकी कड़ी निंदा की। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में भारी जनहानि हुई, तब वैसा ही सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया। इसी बीच इजराइल ने मोदी को इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया। समय ने कई सवाल खड़े किए। मोदी की इजराइल यात्रा के 48 घंटे बाद बमबारी शुरू हुई। कुछ इजरायली अधिकारियों ने इसे ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी कहा। क्या यह महज संयोग था या रणनीतिक गणना? अब बात तेल कूटनीति की। भारत ने हाल के वर्षों में रूस से तेल आयात बढ़ाया था, लेकिन प्रतिबंधों ने स्थिति जटिल बना दी। एक समय अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया कि भारत सीमित अवधि तक कुछ तेल खरीद जारी रख सकता है। सोचिए, क्या एक संप्रभु राष्ट्र को यह तय करने के लिए कि वह तेल कहां से खरीदेगा,
किसी दूसरे देश की अनौपचारिक अनुमति की आवश्यकता होनी चाहिए? यही सवाल आज बहस का केंद्र है। विपक्ष का आरोप है कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता कमजोर हो रही है। कुछ लोग आर्थिक दबाव, कॉरपोरेट हितों या भू राजनीतिक दबाव की बात भी करते हैं। ये आरोप हैं, सिद्ध तथ्य नहीं, लेकिन सार्वजनिक विमर्श को करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच आम नागरिकों पर इसका असर ईंधन की कीमतों और महंगाई के रूप में दिख रहा है। जंग के मैदान में हालात और जटिल होते जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की कथित मृत्यु के बाद आंतरिक अस्थिरता की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन तत्काल ऐसा नहीं हुआ। सत्ता को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। रिपोर्टें यह भी संकेत देती हैं कि अमेरिका कुर्द गुटों के साथ संपर्क की संभावनाएं तलाश रहा है। एक ऐसी रणनीति जिसका इस्तेमाल पहले इराक और सीरिया में हुआ था। इतिहास बताता है कि ऐसी प्रॉक्सी रणनीतियां पूरे क्षेत्र को दशकों तक अस्थिर कर सकती हैं। जब भी कोई महाशक्ति लोकतंत्र के नाम पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करती है, तो उसके बाद अक्सर अराजकता, उग्रवाद और लंबा संघर्ष देखने को मिलता है। और हर युद्ध में सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं। ईरानी, इजरायली, अमेरिकी, खाड़ी देशों के नागरिक, भारतीय। अरिस्डेना की घटना शायद एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का सिर्फ एक अध्याय हो। असल सवाल यह नहीं है कि एक हमले में कौन सही था और कौन गलत। असल सवाल यह है, क्या भारत अभी भी रणनीतिक रूप से स्वतंत्र है, या वह स्थायी रूप से किसी एक धुरी के साथ खड़ा हो चुका है? क्योंकि एक तेजी से बदलती दुनिया में, जहां गठबंधन रातों रात बदलते हैं, ऊर्जा मार्ग बंद हो जाते हैं और युद्ध अचानक फैल जाते हैं, चुप्पी भी एक संदेश होती है। और कभी कभी इतिहास देशों को उनके किए गए कामों से नहीं, बल्कि उनकी चुनी हुई चुप्पी से आंकता है। धन्यवाद।